यदि ये कोई मंच होता और मैं उद्घोषक तो शायद शुरुआती पंक्तियां ऐसी होती कि इंतज़ार का वक्त बीत गया। मुझे पता है कि कैमरे के लेंस के उस पार आप हैं और आपकी जायज़ नाराज़गी है क्योंकि किताब वाला का एपिसोड एक लंबे इंतज़ार के बाद आ रहा है। इसलिए हमारी कोशिश थी कि जब ये कार्यक्रम चुनावी आपाधापी के बीच दोबारा शुरू हो तो आपकी प्रतीक्षा का परिणाम भी दुरुस्त हो। किताब वाला के आज के अंक में हम बात करेंगे इस किताब पर। किताब जिसका शीर्षक है द राइज ऑफ द बीजेपी, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। पेंगुइन एक पब्लिकेशन हाउस है। अंग्रेजी में उसने इस किताब को छापा है। 699 रुपये इसके हार्ड बाउंड की कीमत है। पर विद्वान कह गए हैं कि पेड़ बचाओ, किंडल एडिशन पढ़ेंगे तो सस्ता पड़ेगा आपको भी और कागज़ भी कुछ कम खर्च होगा। मुझे बताया गया है कि इसका हिंदी संस्करण भी आने वाला है। अब इस किताब के ऑथर से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में यूपी के लहजे में कहें तो काबीना मंत्री, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, और अर्थशास्त्र की विद्वान इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एला पटनायक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक ये पूछेगी कि आप तो मंत्री जी हैं, कहानियाँ चलती हैं मीडिया में कि मोदी जी 18-20 घंटे काम करते हैं, मंत्रियों से भी बहुत काम करवाते हैं, तो ये किताब लिखने का समय कैसे मिल गया? किताब आधी से ज़्यादा तो मंत्री बनने से पहले लिखी थी जी। मंत्री बनने के बाद तो केवल एडिटिंग किया। अच्छा, मतलब समय नहीं मिलता है। और उससे पहले प्रकृति ने समय दे दिया कि कोरोना आ गया था, जी। तो अब सब अपने घरों में थे, तो उस समय का भी उपयोग किया। ये कैसे आप लोगों ने तय किया, मतलब ऑथर्स की जुगलबंदी कैसे तय होती है कि भूपेंद्र यादव जी ने तय किया कि मैं भाजपा के इतिहास पे किताब लिखूं, फिर को ऑथर चुना, या कैसे, व्हाट वाज द प्रोसेस? स्वाभाविक प्रक्रिया में से निकली हुई बात है, क्योंकि 2019 के चुनाव के बाद इलाजी के साथ मैं बैठ के बातचीत कर रहा था, तो विषय ऐसे निकला कि इसको लिखा जाना चाहिए कि बीजेपी जो रिपीट हुई है, रिपीट कैसे हुई है। तो उसको जब लिखना प्रारंभ किया और पहला ड्राफ्ट जब बना, तो इलाजी का सजेशन था कि केवल 2019 से लोग नहीं समझेंगे, इसको पूरी हिस्ट्री के रूप में लिखना चाहिए। और बीजेपी ने कैसे अपने गवर्नेंस में अपने आप को कांग्रेस से डिस्टिंग्विश करा, जो जो बीजेपी और उससे पहले जनसंघ 1950 में सोचा करते थे, क्या वास्तव में उन्होंने कुछ डिफरेंस किया? तब मेरा भी उनसे ये कहना था कि इसमें बहुत सारा इकोनॉमी का एस्पेक्ट आएगा, अगर आपका कंट्रीब्यूशन होएगा तो अच्छा रहेगा। और इस तरीके से एक सहज बातचीत में किताब निकल गई। आपका क्या अनुभव रहा? मैं कॉलम्स लिखती हूँ 15-20 साल से अखबारों के लिए, वीकली। अभी मैं प्रिंट में 2-3 साल से लिख रही हूँ। जी। वीकली मेरा कॉलम होता है, तो उसमें हमेशा जो मेन क्वेश्चंस उभर के आते हैं दिन के, उसी पे इंसान कंसंट्रेट करता है। तो सब 2019 इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा ये सवाल आया कि ये पार्टी कैसे जीती। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो नॉन बीजेपी लोग, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीत तो जाएंगे पर सीट थोड़ी कम मिलेंगी। अच्छा। तो ये बात जब बार बार आई और उसके बाद जब परिणाम आया, तो मैं भूपेंद्र जी से कई बार पहले हम डिस्कशन करते रहते थे कई बातों पे, इकोनॉमिक्स के मेनली। इनके काफ़ी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में इंचार्ज रहे ये, तो इनसे बात हुई कि कैसे हुआ। तो ये इन्होंने कहा हम तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, और हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा जीतेंगे। तो फिर हमने इसी बात को डिस्कशन करते रहे, तो देखा कि मैंने कहा ये तो इतने सवाल जो हैं उनके जवाब किसी किताब में होने चाहिए। जब हमने देखा तो कोई किताबें तो ऐसी थी नहीं बीजेपी के ऊपर। ज़्यादातर ऑब्जर्वर्स ने लिखी थी जो बाहर थे, जर्नलिस्ट थे, या उन्होंने अंदर किसी इंसाइडर ने नहीं लिखी थी। तो फिर उन्होंने कहा, हमने जब बात कही तो कहा चलिए लिखते हैं ये। तो उसमें बहुत पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री लेकर आते हैं, पॉलिटिक्स लेकर आते हैं, इकोनॉमिक्स भी लेकर आते हैं। तो इसी तरह ये बन गई किताब। पेंगुइन बहुत एक्साइटेड था, उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। हमारे एडिटर जो तारिणी उपल, उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन दिया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब होगी। अच्छा, ये बताइए, हमने सुना है कि जो वकील होते हैं वो बहसबाज होते हैं और उनकी पूरी ट्रेनिंग ही इस बात की होती है, ड्राफ्टिंग और आर्ग्यूमेंट की,
इस किताब को लिखते वक्त आप दोनों के बीच कोई बहस, कोई डिसएग्रीमेंट या सब कुछ बिल्कुल सतयुग सा चल रहा था? वकीलों की बहस अतार्किक नहीं होती। ये मैंने कहा भी नहीं जी और वकीलों की बहस में ये होता है कब बोलना और क्या बोलना, जी वो केस को जिताता है। हमेशा बोलना कुछ नहीं जिताता जी। इसलिए मैं समझ करके सोच समझ के ही बोलता था, जिसको इलाजी समझती थी। अच्छा, नहीं, पर वर्क डिवीजन कैसे होता है? आप लोगों ने चैप्टर हाँ। बांट लिए या मतलब मैं ये समझना नहीं, चाहता वर्क हूँ, मेरे लिए डिवीजन किताब वाला वर्क में पहला डिवीजन मौका है कि मैं दो इलाजी ऑथर्स बताएंगे, वाली लेकिन किताब में वर्क बात कर रहा डिवीजन का एक बहुत अच्छा है हमारा, एक कंप्लीट डिस्कशन के साथ हुआ। जी। एक लंबा डिस्कशन हुआ। कोई भी विषय आता, अगर पॉलिटिकल विषय आता तो इलाजी उसके बारे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संबंध, भारतीय जनता पार्टी में कैडर का आना, भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं की भूमिका जो आज तक किसी को दिखती नहीं है, वो सारी भूमिका ऐसे थी जिसमें स्वाभाविक रूप से प्रश्न आते थे। उससे किताब और रिच इसलिए हुई कि क्योंकि जब आपके पास काउंटर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर मिलता है। और इकोनॉमी में चूंकि दोनों सरकारों का अभ्यास इलाजी के पास था, इसलिए उनका इनपुट बहुत महत्वपूर्ण रहा। मेरे लिए एक पाठक के तौर पे पहला ही चैप्टर दिलचस्पी पैदा करता है जब मैं ये सारे प्रसंग पढ़ता हूँ जो आप लोगों ने किताब में लिखे हैं, कि किस तरह से आरएसएस का जो मुखपत्र था, ऑर्गेनाइज़र, अभी भी चल रहा है, अब हिंदी में पांचजन्य के नाम से है, उसमें लेख लिखे जाते हैं कि क्यों आरएसएस की एक पॉलिटिकल विंग होनी चाहिए। महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद प्रतिबंध लगता है, आरोप लगते हैं, और तब गोलवलकर को लगता है कि उस तरह से बात नहीं हो पाई। यहाँ पर आपने के.आर. मलकानी जो चीफ एडिटर थे, उनका जिक्र है, संघ मस्ट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द ग्रीडी डिजाइंस ऑफ पॉलिटिशियंस बट टू स्टॉप द अनभारतीय एंड एंटी भारतीय पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिर बलराज मधोक भी लिखते हैं, सो फार द संघ हैज़ कन्फाइंड इट्स एक्टिविटीज़ टू द सोशल एंड कल्चरल फील्ड, पर हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में भी जाना चाहिए। ये द्वैध क्या अभी भी रहता है? थोड़ा सा द्वंद्व, द्वैध संघ और भाजपा के बीच की कैसा रिलेशन? हालांकि आपने कई जगह खुल के लिखा है कि जब ये चीज़ हुई तो संघ के साथ डिस्कशन हुआ, संघ के साथ ये चीज़ हुई। नहीं, ये द्वंद्व उस समय था क्योंकि उस समय एक गलत आरोप से संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा था और बहुत सारे स्वयंसेवकों को लगता था कि हमें एक राजनीतिक दल बना करके अपनी आवाज़ मुखरित करनी चाहिए। जी तो राजनीतिक दल माने संघ को ही एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित होना चाहिए था। जी श्री गुरुजी जो माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, उनके कालक्रम में ये विषय था। वो एक आध्यात्मिक पुरुष भी थे, एक बौद्धिक पुरुष भी थे और एक बहुत दूर की सोच रखने वाले, जिसको कहते हैं ना नेशन बिल्डिंग मेकिंग, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से अपने आप को जोड़ने वाले व्यक्ति थे। जी आध्यात्मिक होते हुए भी उन्होंने अपना जो संन्यास था उसको, जिसको परंपरागत संन्यास है, उससे अपने आप को दूर रखा। जी और ये जो राष्ट्र निर्माण की संघ की प्रक्रिया है, इसमें उन्होंने पूरा अपना जीवन को समर्पित किया। तो उनको ऐसा लगता, उनका ये बिल्कुल स्पष्ट मत था कि एक राजनीति समाज का एक भाग है, संपूर्ण भाग नहीं है। और जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो खड़ा करने का उनके मन में भाव था, वो एक संपूर्ण समाज के अंदर अवेयरनेस आए। तो इसलिए एक पक्ष है राजनीति, तो संघ राजनीति नहीं करेगा। अगर कोई इस विचार के लोग हैं, उस राजनीति में करते हैं, तो संघ उनको स्वागत करेगा। तो इस द्वंद्व को उसी समय समाप्त कर दिया। इसलिए आज जो संघ के वैचारिक परिवार का जो एक आप दृश्य देखते हैं, उसी बुनियाद के ऊपर है कि संघ परिवार के, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, अधिवक्ता परिषद हो, किसान संघ हो, मजदूर संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये जितने भी सारे संगठन हैं, ये सब अपने अपने अलग एक राष्ट्रीय विचार को लेकिन अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग काम करते हैं। ऐसे ही भाजपा राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ये पूछते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जब जनसंघ की स्थापना हुई 1951 के उत्तरार्ध में, तो तब भी ये चीज़ थी कि राम राज्य परिषद है, करपात्री जी महाराज वाली, हिंदू महासभा भी थी, और हिंदू महासभा का वो नियम भी था कि कोई जो हिंदू नहीं है वो मेंबर नहीं बन सकता। तो वो एक लाइन ली गई और उसके बेस पे जनसंघ बना। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, तब भी गांधीयन सोशलिज्म की बात कही गई।
जस्टिस छागला के वहाँ होने की बात कही गई। और फिर अब ये कहा जाता है कि बीजेपी अब जो सो कॉल्ड, जो अंग्रेजी में कह दिया जाता है फ्रिंज हिंदू एलिमेंट्स हैं, उनके साथ उसका इंटरेक्शन फिर से है। तो वो लाइन जो शुरू हुई थी वो लाइन अब पूरी हो गई है। मुझे नहीं लगता है, मैं इस तथ्य से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस पुस्तक में भी ये लिखा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जाने के बाद एक बार ऐसा विषय आया कि क्या हिंदू महासभा के उस समय के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे निर्मल चंद चटर्जी, वो जनसंघ के अध्यक्ष बने और जनसंघ साथ में लगे, या इसका चटर्जी के पिताजी थे, और या जनसंघ का मर्जर हो। लेकिन हमने पुस्तक में भी बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारतीय जनसंघ भी जो विषय राम राज्य परिषद जो करपात्री जी महाराज उस समय लेकर के चले थे, या जो हिंदू महासभा थे, उसके मूल एजेंडे और भारतीय जनसंघ के एजेंडे में डिफरेंस था। देखिए, जो हिंदुत्व है या जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, वो कोई एक संकीर्ण विचारधारा नहीं है। बाद में इसको कल्चरल नेशनलिज्म या जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद कहते हैं, उसका अर्थ यह है कि ये देश एक पुरानी सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा से बंधा हुआ देश है, लेकिन एक ही तरह को अलग अलग पक्ष से कहा गया है। तो आस्था, विश्वास, पूजा पद्धति, इसको लेकर या विचार दर्शन में भिन्नता होना हमारे सांस्कृतिक विचार का हिस्सा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नए पश्चिमी परिवेश में आकर के अपनी मूल संस्कृति और मूल विषयों से कट जाए। हम उन मूल विषयों में जो पुराना है उसको छोड़ेंगे, जो नवीनतम आधुनिक तकनीक है उसको अपनाएंगे, लेकिन मूल्यों की कंटिन्यूटी जारी रखेंगे। जो हमारे बेसिक मूल्य हैं, जिसमें करुणा है, दया है, प्रेम है, विश्वास है, ये जो मूल्य है उनको जारी, प्रकृति के साथ जीवन जीने का भाव है, ये जो जीवन परंपरा है, ये ही हिंदुत्व की जीवन परंपरा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी। प्रोफेसर, हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर के कई रेजोल्यूशंस इसमें उनका जिक्र है, अप टिल कालीकट अधिवेशन 1967। आप जब एक अध्येता के तौर पे, स्कॉलर के तौर पे, जनसंघ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात कर रहा था, जिस चीज़ की, हाउ डू यू लुक एट इट? क्योंकि एक तरफ स्वतंत्र पार्टी थी जो प्रो कैपिटलिज्म थी, एक तरफ कांग्रेस थी जो जिसके लिए टर्म बाद में गढ़ा गया नेहरूवियन सोशलिज्म। इन सब के बीच में जनसंघ की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को आप कैसे देखते हैं? तो शुरुआत से जनसंघ ने, और वो हमने कोट भी किया है, ये कहा कि ना हम कैपिटलिज्म चाहते हैं ना हम सोशलिज्म चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मोनोपोली नहीं हो किसी एक की। तो कैपिटलिज्म में आपके कुछ बड़ी बड़ी मोनोपोलीज अगर बन जाती हैं, या सोशलिज्म में पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली बन जाती है, तो वो मोनोपोली से हट करके हम ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम चाहते हैं जिसमें कि सब लोग थ्राइव कर सकें, स्मॉल थ्राइव कर सकें, डोमेस्टिक थ्राइव कर सकें, और किसी की एक की मोनोपोली नहीं हो। तो एक तो ये इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम उनके रेजोल्यूशंस में ये नज़र आता है। दूसरी चीज़ें काफ़ी एम्फेसिस देकर नज़र आती है कि हम गरीब कल्याण करना चाहते हैं, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्लियरली रोल है। तो कई बार ये अब आजकल की डिस्कशंस में ये मिस हो जाता है कि जनसंघ ने शुरुआत से गरीब के स्टेटस को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उठाने के लिए हमेशा से एम्फेसिस किया। वो लाइन रन करती है शुरुआत से लेके अब तक। तो अब जब हम प्रोग्राम्स देखते हैं, एक्चुअली उसका कॉन्टेक्स्ट हमें वहाँ पे नज़र आ जाता है कि स्टैंड की गरीब कल्याण करना है, अंत्योदय करना है, लास्ट मैन इन द माइल को अपलिफ्ट करना है। तो ये दो चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आती हैं, जिसका कि ये निकल के जो मतलब ये निकल के आता है कि कोई आप अगर ये सोचें कि ये एक हार्डकोर इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करेंगे जब ये सरकार में आते हैं, तो वो नहीं होता। मैं पहले चैप्टर की आखिरी पन्ने पे आ गया हूँ। हम लोग जब स्कूल में थे, राजनीति के बारे में दिलचस्पी रखते थे, तो बार बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु और मृत्यु के पहले का उनका जो कश्मीर को लेके था कि परमिट राज और दो विधान दो निशान, जो मुझे किताब को पढ़ के पता चला कि ओरिजिनली वो प्रजा परिषद के जो नेता थे उन्होंने प्रेमनाथ डोगरा। हाँ, तो ये मुझे कई नई चीजें, बाद में जनसंघ के भी अध्यक्ष बने। हाँ,
कई नई नई चीज़ें ये पता चली, जैसे मैंने अभी मलकानी जी के राइटअप का जिक्र किया या डोगरा जी का क्वाइन किया हुआ था, और बाद में इसमें आपने नेहरू ने जो जोग माया देवी जी को चिट्ठी लिखी है श्यामा उसका प्रसाद जी जिक्र, की माता। श्यामा प्रसाद जी की माता जी को। कई लोग ये सवाल पूछते हैं भूपेंद्र जी कि यदि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो मृत्यु हुई वो संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई, तो अभी एक बार जांच करवा लें। आपका सुझाव है? मेरा सवाल है, आपका सवाल है? मेरा सवाल है, क्योंकि इस पर लगातार बात होती है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। मुखर्जी की मृत्यु, दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, इस पर लगातार बात होती है। अभी 23 जनवरी थी, तब नए सिरे से सुभाष बाबू की मौत पे बात हुई। तो चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र बार बार है, उनकी लेगेसी का जिक्र है, चैप्टर वहाँ क्लोज हुआ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल चैप्टर क्लोज हुआ है, क्योंकि अगर आप उनकी माताजी का, योगमाया जी का पत्र देखेंगे, जिसमें नेहरू जी ने उनको जब पत्र लिखा था तो उन्होंने कहा था मुझे दुख है, तो योगमाया जी ने उस समय प्रश्न किया था कि आप ये जो दुख की बात करते हैं, आप स्वयं उस समय कश्मीर में थे, आप स्वयं उनको देखने नहीं पहुँचे, उनको हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसके बारे में आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो उस समय की जो सर्कमस्टांसिस है, एक माँ ने या किस प्रकार से एक देश के प्रधानमंत्री को लिखा अपने पुत्र के खोने का, वो एक पारिस्थितिक साक्ष्य था जिसको लाना बहुत ज़रूरी था। और हम ये मानते हैं कि श्यामा प्रसाद जी की जो मृत्यु हुई वो उस समय तत्कालीन सरकार की लापरवाही और तत्कालीन सरकार की जो मंशा है उसके कारण थी। अब वो जो तथ्य, साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 70 साल पुराने हैं, उन परिस्थितियों को क्या किया जा सकता है वो देखने का विषय है, लेकिन वो जो सच था वो हमने इस पुस्तक में लिखा है। श्यामा प्रसाद जी की मृत्यु के बाद जब जिस सीट से वो लोकसभा में आए थे वहाँ बाई इलेक्शन होते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी से हार जाते हैं। आपको ये थोड़ा सा इमेजिनरी क्वेश्चन है, आपको लगता है अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते तो बंगाल एक स्ट्रॉन्ग टर्फ होता? क्योंकि जब मैं जनसंघ की ट्रेजेक्ट्री देख रहा हूँ तो पहला स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड उन्हें मिला दिल्ली में म्यूनसिपल इलेक्शन में, जहाँ बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए थे और बसे थे। बंगाल में भी आए थे, लेकिन आपके पास लीडरशिप नहीं थी 50-60s में जो उसको कन्वर्ट कर सकें सपोर्ट में। श्यामा प्रसाद जी अगर होते तो निश्चित रूप से बंगाल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के लिए तत्कालीन बड़ा स्थान बनता, क्योंकि एक तो उनका कद बहुत बड़ा था, उनका अपना एकेडमिक स्तर बहुत बड़ा था, उस समय विश्वविद्यालय के वीसी छोटी उम्र में बने थे। उसके बाद वो स्वामी प्रणवानंद जी की प्रेरणा से हिंदू महासभा में एक्टिव है और हिंदू महासभा के बड़े नेता बने। फिर तत्कालीन बंगाल में जो ब्रिटिशर्स के अंडर में जो उस समय की जो सरकारें बनी थी उसमें उन्होंने सरकार में जिम्मेदारी भी निभाई। फिर नेहरू जी की सरकार में भी उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। तो एक बड़े स्ट्रेचर वाले नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। उसी का कारण था कि उस समय हम 2 सीटें बंगाल से जीत करके लाए। लेकिन उनके जाने के बाद में जनसंघ के अध्यक्ष भी देवी प्रसाद घोष बने। हमारे पास कोई वैसा नेतृत्व बंगाल में उपलब्ध नहीं हुआ श्यामा प्रसाद जी के जाने के बाद। और कम्युनिस्ट आंदोलन वगैरह के कारण जो कुछ लोग जो उस समय शिक्षक वर्ग या जो थोड़ा बहुत भी नौकरी का वर्ग था वो कम्युनिस्टों के साथ प्रभावित हुआ था। और बंगाल में उस समय पे जूट मिल वगैरह बहुत ज़्यादा थी, तो कम्युनिस्ट आंदोलन चला। तो वो जो वैक्यूम था एक बड़े नेतृत्व का, उनको उस दरमियान में उन्होंने भरा और इसलिए फिर बंगाल में अब हमें उभरने में एक लंबा समय लगा। जब ये वाला जो आपने टाइम फ्रेज देखा पोस्ट मुखर्जीज डेथ और 67 में जब दीनदयाल उपाध्याय फाइनली बनते हैं, क्या पार्टी जो हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी में देखा कि जनरल सेक्रेटरी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, पोलित ब्यूरो एंड जनरल सेक्रेटरी, उस मॉडल की तरफ खिंच रही थी? क्योंकि अध्यक्ष आए, उनके कार्यकाल छोटे छोटे रहे, कुछ का दुर्घटना में निधन हुआ, एक तो वापस कांग्रेस में चले गए, तो वो फिक्सिंग नहीं हो पा रही थी क्या 53 से 67 के बीच? 53 से 67 का ऐसा दौर था जब ये मानते थे कि जो जनसंघ वाले हैं, ऐसा मजाक किया करते थे, मुझे कुछ पुराने जनसंघ के नेता ने बनाया कि भाई जनसंघ वाले चुनाव लड़ने तक जीतने के नारे लगाते हैं, जैसे चुनाव होता है तो हार जाते हैं। ये एक जनसंघ में उस समय, लेकिन जनसंघ के कार्यकर्ता बहुत जोश से लगते थे। और आपको ध्यान होगा कि जब दीनदयाल जी के उस वाक्य को भी कोट किया, उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ता में से नेता ही बनाएंगे, तो वो बहुत डिटरमिन्ड आदमी थे दीनदयाल जी। और
एक 52 से 67 का ये जो पीरियड था, ये पार्टी एक जिसको कहते हैं ना बीज के रूप में प्रस्फुटित हुई थी। जो भी नेता बाद में 67 के बाद उभरे हैं, ये लगभग एक सेम एज के थे, और आप देखोगे तो ये सेम एज के नेता जो थे, अलग अलग प्रदेशों में लोगों ने काम करना शुरू किया। जैसे राजस्थान में भैरव सिंह जी ने काम करना शुरू करा, मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ने काम करना शुरू किया, राजस्थान में सुंदर सिंह भंडारी जी ने काम करना शुरू किया, बिहार में कैलाशपति मिश्रा जी ने काम करना शुरू किया, है ना। तो अलग अलग नेताओं ने फिर इन सबकी संभाल करने का काम दीनदयाल जी के द्वारा। और अटल जी उस समय तक उपचुनाव जीत करके 57 में लोकसभा में आ चुके थे, और लोकसभा में आने के बाद उनकी एक प्रखर वाणी थी, और अडवाणी जी ने पूरा संगठनात्मक करेक्शन है, वो उपचुनाव नहीं, चुनाव रेगुलर था, इलेक्शन एक चुनाव था, उसके उपचुनाव वो बाद लड़े थे पहले। बलरामपुर से, जी। बलरामपुर से लड़े थे। तो अटल जी भी आ गए थे लोकसभा में, तो उनकी एक प्रखर वाणी थी, और उनको पूरा सहयोग करने के लिए अडवाणी जी एक पूरे कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय के एक तरीके से दृष्टि से जुड़े थे। तो ये जनसंघ इन मेकिंग था। ये तो पोस्ट 67 से पोस्ट 67 नहीं है, आप किताब में ही आप देखिए, मौलीचंद शर्मा अध्यक्ष थे, मौलीचंद इंदौर शर्मा सेशन में नहीं गए, वो श्यामा प्रसाद जी का, इसलिए मैं 52 से 67 का कह रहा हूँ। 52 से 67 के दौर में ये सब नीचे काम कर रहे थे, और दीनदयाल जी सबको केंद्रित करके, इकट्ठा करके सबको एक तरीके से पार्टी को बनाने के दौर में चलते। मौलीचंद शर्मा जी तुरंत श्यामा प्रसाद जी के बाद चले गए थे जी। ये हमने लिखा है। उसके बाद चाहे देवी प्रसाद घोष आए, बछराज व्यास आए, उसके बाद जनसंघ के नेता के रूप में प्रेमनाथ डोगरा आए, फिर आचार्य रघुवीर आए। आचार्य रघुवीर जी जो है वो नेहरू जी से नाराज होके आए थे, बड़े विद्वान थे। उसके बाद उनकी विदिशा के पास एक्सीडेंट में डेथ हुई। तो वो सारा विषय में जनसंघ इन मेकिंग था, जनसंघ बनने की प्रक्रिया में था। जनसंघ के बनने की प्रक्रिया का एक बहुत उभार आता है 67 के इलेक्शन में। 30 के पार सीटें होती हैं। लोगों ने कहा इसी समय जनसंघ का जो पहला बड़ा पावर टसल था, उसकी भी स्क्रिप्ट लिख दी गई, बलराज मधोक वर्सेस अटल बिहारी वाजपेयी। किताब में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया इसका। लिखा है कि 67 में सम्मिश्र सरकार में किसके साथ जाएं, कम्युनिस्टों के साथ जाएं या ना जाएं, वो एक ऐसा विषय था जिस पे बहुत डिबेट हुई। और डिबेट होने के बाद दीनदयाल जी ने निर्णय लिया, क्योंकि आखिर राजनीति में आने के बाद गवर्नेंस का अनुभव होना चाहिए, तो हमें गवर्नेंस में जाना चाहिए। ये निर्णय स्वीकार किया, और उसका परिणाम भी सामने है कि फिर बाद में दीनदयाल जी जनसंघ के अध्यक्ष बने। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा, उनकी भी तुरंत ही मुगलसराय में मृत्यु हुई। इसमें एक जगह आपने जिक्र किया है कि फर्रुखाबाद में लोहिया जी बाई इलेक्शन लड़ते हैं और दीनदयाल जी उनको सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। व्हाट इफ वाली जो बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, उसमें ये बड़ा जिक्र होता है कि अगर अंबेडकर और लोहिया साथ आ जाते तो क्या होता, लोहिया और जनसंघ साथ आ जाते क्या होता। और कई लोग इसको पॉइंट आउट करते हैं कि जो बीजेपी को एक लंबे समय तक राजनीतिक अछूत की तरह समझा गया, ख़ास तौर पर पोस्ट राम जन्मभूमि मूवमेंट और 92 के बाद, और भी जो 96 का पूरा प्रसंग रहा, तो ये जो लोहिया के ही लोग थे, उन्होंने उस टैग को हल्का करने का काम किया, जॉर्ज फर्नांडिस एंड अदर्स। ये बीच में क्यों नहीं हो पाया? मतलब ये हुआ, लेकिन हर बार फ्रिक्शन में निपटा। संवित सरकार में वो झगड़ा हुआ, 77 में जनता पार्टी में डबल मेंबरशिप को लेके झगड़ा हुआ। संवित सरकारों के जाने के तो अनेकानेक कारण भी थे संवित सरकारों के, और चूंकि कांग्रेस एक मेजर पार्टी का रोल कर रही थी, तो कई जगहों पे कांग्रेस ने भी इंटरनल राजनीति को तोड़ने का काम किया। इवन हमने ये भी लिखा है कि जब मोरारजी भाई की सरकार टूटी, तब भी यशवंतराव चव्हाण का उपयोग करके विपक्ष, उस समय तत्कालीन पार्टी में दुराव की बात की गई। वो उस समय का हिस्टोरिकल फैक्ट है। जनता पार्टी आने के बाद जनता पार्टी में एक विषय आया कि कुछ लोगों ने यह विषय उठाया कि दोहरी सदस्यता, और वो भी उठाने वाला समाजवादी का एक धड़ा था कि मधुली में वगैरह, कि दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो ये चाहते थे कि क्योंकि जनता पार्टी का जो 77 के बाद जो ग्रुप जीत गया, उसमें एक जनसंघ का बड़ा धड़ा था, जनसंघ का बड़ा धड़ा था, 90 से ज़्यादा लोग थे। तो उस समय जब ये विषय आया दोहरी सदस्यता का, तब एक समय जनसंघ के मूल जनसंघ के नेताओं के मन में था कि हम
विचारधारा और जिस नेशनलिस्टिक आइडिया और जिस मिशन के लिए दीनदयाल जी ने पूरी पार्टी को तैयार किया, जिस वैचारिक अधिष्ठान जिसको कहेंगे, उस पर चले या कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो अटल जी के नेतृत्व में जो जनता पार्टी बनी वो एक तरीके से आइडियोलॉजी पे बनी। अब जब ये आइडियोलॉजी पे वापस से जनसंघ का ग्रुप निकल के आया तो फिर एक पूरे देश में विषय चला कि ये तो इस आइडियोलॉजी के लोग हैं, कम्युनल होंगे, ऐसा एक परसेप्शन पेंट किया गया। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की ये सफलता है कि उन्होंने पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी को न केवल मिटाया बल्कि जिस नेशनलिस्टिक विचार को लेकर के चले थे उसको देश की राजनीति का मुख्य केंद्र भी बनाया। और ये 2014-2019 के चुनाव सिद्ध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचार की पवित्रता को लेते हुए देश की राजनीतिक दिशा की धुरी बनी है। आप बातचीत के क्रम में चूंकि वहाँ तक आ गए हैं, ये अ न्यू पार्टी सब चैप्टर है, पंच निष्ठाओं की बात की गई है इसमें, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष हैं, आडवाणी जनरल सेक्रेटरी हैं। उसमें एक पंच निष्ठाओं में एक निष्ठा है आइडिया ऑफ पॉजिटिव सेकुलरिज्म। 90 के दौर के मुझे आडवाणी जी के भाषण याद आते हैं जिसमें वो बार बार अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो ये कैसे, मतलब देखो 90 के दशक में एक विषय ऐसा आया जब कांग्रेस ने इस देश में कम्युनल राजनीति को नई तरीके से खेलने का विषय किया। अभी जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी है, जेंडर जस्टिस का विषय है। सो जेंडर जस्टिस कॉमन होना चाहिए, ये कंपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। जब शाहबानो का केस आया तो शाहबानो के केस में राजीव गांधी जी की सरकार ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए को भी नहीं माना और आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा भी दिया। और तब तक देश में एक माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू हुई और उसमें भी वो लोग माइनॉरिटी का भला नहीं कर रहे थे, केवल एक वोट बैंक बना करके, और उनको सुविधा लगती थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बन रहा था तो इसको कम्युनल पेंट करो, माइनॉरिटी को एक तरफ करो, उनका वोट लेके सरकार बना लो। तब आडवाणी जी ने कहा कि देश को अगर लंबा चलना होगा तो हमें इस मिथ से बाहर निकलना होगा। हमारा अर्थ जो है सर्वधर्म समभाव है, सबका साथ सबका विकास है। तो इसमें केवल अपीजमेंट के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो जो सेकुलरिज्म को आडवाणी जी ने नाम दिया उस समय सूडो सेकुलरिज्म का नाम दिया। अच्छा, ये जब हम 80s के दौर की बात कर रहे हैं तो लोगों ने कहा कि पार्टी की कुछ चीज़ों को लेकर तो बड़ी क्लैरिटी है कि उन्हें वीएचपी के साथ अलाइन होना है, राम जन्मभूमि पे जाना है। मंडल को लेके बहुत क्लियर स्टैंड नहीं था, बहुत उन्होंने अपने पॉलिटिकल गेन को देखते हुए कि अच्छा हाँ होना चाहिए लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए तो वो भी नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें। फाइनेंशियल उनकी पॉलिसीज उसको लेके लोगों का बहुत क्लियर कट नहीं था। मिड 90s तक कहा गया क्लियर कट नहीं था, ये जो क्रिटिक है वो कहते हैं, क्योंकि जब नरसिम्हा राव सरकार थी तो उन्हीं प्रो मार्केट पॉलिसीज़ का बीजेपी विरोध कर रही थी, गेट प्रस्ताव ये सब विरोध कर रहा था। लेकिन जब बीजेपी पावर में आई तो उन्होंने कंटिन्यू किया। आप ये 96 बल्कि और 98 के पहले तक 80 to 98 हाउ डू यू लुक एट बीजेपीज इकोनॉमिक प्रपोजल्स? आई थिंक बेसिकली काफ़ी प्रैग्मेटिक इशू बाय इशू बेस्ड डील किया। अगर कुछ ऐसी चीज़ थी कि जो सही लगती थी उस वक्त तो उसको सपोर्ट किया। क्लैरिटी तभी आती है जब हम 99 के बाद का पीरियड देखते हैं, जब हम पावर में आते हैं। जब पावर में आते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की जो क्लैरिटी है वो ऑपोजिशन, आप आज किसी भी ऑपोजिशन को देख लो, कोई एक क्लियर लॉजिकल अदर देन द कम्युनिस्ट में भी, जिनका कि वो तो कई 100 साल से क्लैरिटी है उनको और वही क्लैरिटी रहती है, पर वो अदर देन देम कोई भी जब पार्टी पावर में आती है तो वो प्रैग्मेटिक जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिस उस वक्त क्या हो रहा है उसके हिसाब से देखती है। जैसे आप चाइना का मैं एग्जांपल अगर दूं तो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है। अगर आप सोचते कि चाइना कम्युनिस्ट एज सच क्या कर चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बट अगर आप देखें कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रहते हुए चाइना ने क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करी हैं, तो वो करी हैं जो करंट दुनिया में उनको ग्रोथ देती हैं।
उन्होंने एक मार्केट सोशलिज्म या मार्केट कैपिटलिज्म लाए हैं, और जिस तरह से ओनरशिप चेंज की है वहाँ चाइना में ग्रोथ आई। यहाँ पे भी हमको जो पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्लैरिटी आती दिखती है कि जब रियली सरकार आती है और वो देखती है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें किस तरह से देश में ग्रोथ बढ़ानी चाहिए, और उसमें जो रिफॉर्म्स आते हैं, चाहे वो टेलीकॉम में रिफॉर्म्स आए या अभी जो देखने में मिलते हैं वो रिफॉर्म्स आते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विस डिलीवरी, मतलब एफिशिएंसी गवर्नेंस में सर्विस डिलीवरी में रिफॉर्म्स आते हैं कि आप गरीब को डायरेक्टली रीच आउट करते हो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हो। तो वो तब देखने को मिलते हैं जब पार्टी एक्चुअली अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रही है। तो इसलिए 80s का जो पीरियड है, 80s और 90s का पीरियड, उस पीरियड में कोई इस तरह का कोहेरेंट और कंसिस्टेंट, जब वो पार्टी ऑपोजिशन में है तो ना कि हाँ, जैसे आपने टेलीकम्युनिकेशन का जिक्र किया, जब राजीव गांधी के रिजीम में वो चीज़ें हो रही थी तो बीजेपी एज अपोजिशन पार्टी विरोध कर रही थी, लेकिन जब वो खुद आए, प्रमोद महाजन, अरुण शौरी, तो जितने भी चेंजेस आए, बिग रिफॉर्म्स आए, वो उन्होंने किए। तो जब वो पार्टी ये कोई फेस करती है कि हमको इस पीरियड में कैसे ग्रोथ बढ़ाना है जी, कैसे हमको रिडिस्ट्रीब्यूशन बेटर करना है, कैसे वेलफेयर बढ़ाना है, कैसे ग्रोथ बढ़ाना है, तो हमें उस फेज में क्लियरली दिखता है कि इनका क्या फ्रेमवर्क रहा है। भूपेन जी, भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों को लेकर जो नीतियां अपनाती है उसमें मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाया। 84 में अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी हारती है। मेरे लिए ये इस किताब के कई हासिल में से एक है कि इस सवाल पर भी विचार हुआ, शुड बीजेपी गो बैक एंड रिवाइव द भारतीय जनसंघ। ये जो 84 के 84 में हाँ, गांधीनगर अधिवेशन में जी रिव्यू मीटिंग हुई, 2 थे, कृष्णलाल शर्मा जी के चेयरमैनशिप में हुई। हाँ जी, तो ये पूरा रिव्यू होती है। हम्म। और उसके बाद सम्मानजनक ढंग से अटल बिहारी वाजपेयी की जगह आडवाणी जी को लाया जाता है और ट्रैक भी चेंज होता है। आप तो ये नहीं कहेंगे, आपका पार्टी का अनुशासन है, पर ऑब्जर्वर्स ये भी कहते हैं कि 84 के इलेक्शन में संघ का भी उतना सहयोग भाजपा को नहीं मिला था लोकसभा चुनाव में। ये मैंने ग्राउंड पर कई कहानियां सुनी अलग अलग। उसमें जब आडवाणी के नेतृत्व में ट्रैक चेंज होता है, जिसका फाइनल कल्मिनेशन पालमपुर अधिवेशन में होता है, क्योंकि 84 के पहले तक तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इंदिरा गांधी भी चीफ गेस्ट थी। सर ये डॉक्यूमेंटेड है वाकई? मैं बता रहा हूँ आपको। जी बताइए। भारत माता मंदिर का कार्यक्रम हुआ था स्वामी सत्यमित्रानंद जी का, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वहाँ एक मंच शेयर हुआ था इंदिरा जी का और संघ के नेताओं का। ओरिजिनल डायरेक्ट वीएचपी के कार्यक्रम में ऐसा मेरे को ध्यान में नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने एक गंगा यात्रा और बड़ा भारत माता मंदिर का कार्यक्रम हरिद्वार का था, स्वामी जी का, जो बहुत प्रतिष्ठित स्वामी थे, उनका कार्यक्रम था। और वहाँ पे विहिप के भी पदाधिकारी मौजूद थे। शायद संघ के पदाधिकारी मौजूद थे, पर एज ए ऑफिशियल मंच पे वो मेरे ध्यान में नहीं है। हम लोग भाजपा अध्यक्षों की बात कर रहे थे, तो स्मूथली अटल बिहारी वाजपेयी सत्यमित्रानंद जी का लीडरशिप सौंप दी आडवाणी जी को। 71 में इसका उलट होता है, बलराज मधोक विरोध कर रहे हैं, तो आडवाणी तब जब पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एक पॉलिटिकल पैम्फलेट भी बड़ा चर्चित बटा था। 2009 में आप हारते हैं तो राजनाथ जी को रास्ता दिखा दिया था और संघ का वीटो फिर से आता है। नितिन गडकरी को, जो उनके लिए टर्म चलता था फ्लाईओवर गडकरी, तो कहा गया कि साहब एक फ्लाईओवर नागपुर से दिल्ली बना, और ही वॉजंट अवेयर विद द नेशनल पॉलिटिक्स, कभी मतलब पार्टिसिपेंट नहीं थे डायरेक्ट। और अब देखते हैं तो वो दूसरा है। लेकिन इन सब के बीच में एक दौर, मैंने जनसंघ का जिक्र किया, एक दौर आया 1999 से 2004 के बीच का, जब बीजेपी ने बहुत जल्दी प्रेसिडेंट बदले। और ये बात बार बार कही जाती है कि 2014 से 19 के समय का जैसा अमित शाह ने सदुपयोग किया पार्टी संगठन को बनाने में, वो उपयोग 98 से 2004 के बीच नहीं हुआ। तो प्रेसिडेंट्स को लेके क्या आपको लगता है अलग अलग फेज में अलग अलग स्ट्रेटजी थी, अलग अलग अकाउंटेबिलिटी थी? देखिए, बीजेपी में जो परंपरा है, पार्टी के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो पार्टी के इन हाउस मैकेनिज्म से आते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसमें आज 8-10 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ हैं, उसमें मौका दिया जाता है।
तो ये कोई मैकेनिज्म है, कोई अस्वाभाविक मैकेनिज्म नहीं है, ये बहुत एक नेचुरल प्रोसेस में है। और जो भी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं वो सब पार्टी के नीचे से यात्रा करके ऊपर तक पहुंचे। अटल जी भी अगर आपने देखा होगा तो 1952 से 57 तक 12 साल तक राष्ट्रीय मंत्री रहे थे। आडवाणी जी का एक लंबे समय तक 1952 से लेके 70 तक काम किया, तो लगभग 30-20 दशक का उनका काम था। इवन कुशाभाऊ अध्यक्ष बने तो वो तो जनसंघ से 1950 से 1997 बने। हमारे जना कृष्णा मूर्ति जी बने थे तो लंबे समय तक काम किया। बंगारू जी भी बने थे तो लंबे समय तक काम किया। अभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, तो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये पूरी श्रृंखला एक प्रोसेस के साथ तैयार होती है और पार्टी के नेचुरल मैकेनिज्म के माध्यम से अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसमें कोई अस्वाभाविक स्थिति देखने की जरूरत नहीं है। कभी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, कभी नहीं होती है अध्यक्ष पे? अकाउंटेबिलिटी तो सभी की रहती है। इवन ये पार्टी ऐसी है कि जिसमें अध्यक्ष है या नहीं है तो भी सब अपने काम के लिए अकाउंटेबल है। 2004 में चुनाव होते हैं, वेंकैया हाँ। नायडू का कार्यकाल पूरा नहीं होता है, लेकिन उनकी जगह आडवाणी जी को ले आया जाता है। वो वेंकैया जी ने खुद ने उस समय कहा, क्योंकि वो थोड़ा उस समय इमोशनल इशू था चुनाव में सरकार के ना आने का। लेकिन इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि देते हैं। वेंकैया जी उसके बाद भी लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, और न केवल काम करते रहे, एक अध्यक्ष से ज़्यादा उन्होंने अपने अन्य दायित्वों में रह करके काम किया। तो ये पार्टी का अपना एक सिस्टम रहता है जिसके अंतर्गत पार्टी काम करती है। और अभी जो भी अध्यक्ष आता है बाकी सब नेता उसको स्वीकार करते हैं। ये परंपरा केवल भारतीय जनता पार्टी में है। कार्डर बेस्ड पार्टी, कार्डर संघ बेस्ड का पार्टी, कोर ग्रुप के बेस्ड पार्टी, सामूहिक नेतृत्व में निर्णय लेने वाली पार्टी, को एग्जिस्टेंस वाली पार्टी, हर 15 साल में नई जनरेशन को बढ़ाने वाली पार्टी। देखिए, इसमें मुरली मनोहर जोशी के कार्यकाल का भी जिक्र किया जा सकता है। उनका भी बहुत स्मूथ रन नहीं था। ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने लिखा है कि वो जिस तरीके से कार्य समिति बनाना चाहते थे वो आडवाणी जी के साथ नहीं हुआ। उनका समायोजन तो उनको बताया गया, इसीलिए उनको नया कार्यकाल भी नहीं मिला उसके बाद। ये गॉसिप थ्योरी है, फैक्चुअल नहीं है। जो होता है आपस में सहमति से ही होता है। फिर एकदम से मिड 90s से एक बगावत भी शुरू होती है। शंकर सिंह वाघेला, कल्याण सिंह, उमा भारती, तो सब सहमति से हो रहा था, तो ये सब क्यों हो रहा था? कभी कभी राजनीति में व्यक्तित्व और पार्टी इसके बीच में अंतर्द्वंद आ जाता है जी। कभी कभी निर्णय और उसको समझने की इच्छा, इसमें भी अंतर आ जाता है। और ये राजनीतिक परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से होता है। भारतीय जनता पार्टी भी कोई इस विघटन से, इन चीज़ों से कोई अछूती नहीं रही है, व्यक्तित्वों की टकराहट से अछूती नहीं रही। लेकिन जो मूल विचार को लेकर के पार्टी चली उस पर पार्टी कंटिन्यू रही। पार्टी की लाइन, पार्टी का विषय, पार्टी का विचार एक जैसा रहा। लेकिन ये तो जीवंत लोगों का संगठन है, तो जीवंत लोगों के व्यक्तित्वों में टकराहट हो सकती है, इसको अस्वाभाविक नहीं मानना चाहिए। सेना नहीं है, पार्टी है। इसीलिए तो मैं कह रहा था आपसे कि उसको गॉसिप मत कहिए। जोशी जी और आडवाणी जी के बीच भी टकराहट थी। नहीं तो नहीं, लेकिन जो आपने बाहर जाने वाली बात है ना, उसमें वो एक्सट्रीम तो देखिए, मेरा और आपका विचार का आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन हम दोनों साथ मिलकर के इंटरव्यू कर रहे हैं। इसका अर्थ नहीं है ना कि मैं छोड़ के चला जाऊं। आपको प्रश्न पूछना है, लेकिन एक जगह पर आकर हम सहमति के स्वर बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी कभी यात्रा में ऐसा भी हुआ, और हर पार्टी के जीवन में क्षण आ सकता है। कुछ कड़वे भी प्रसंग आ सकते हैं, कुछ मीठे भी हैं। जीवन खट्टा मीठा प्रसंग का ही नाम होता है। A communication gap between the BJP's organization and the government proved costly. During this period, the party saw a regular change of presidents, and this did not bode too well for the organization. 98 से जो 2004 का जो कालखंड है उसके बारे में लिखा था, क्योंकि ये बात सच है कि गोल्डन कॉरिडोर से लेकर के और बहुत अच्छे कार्यक्रम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किए। लेकिन जिसको शाइनिंग इंडिया जो विषय जो था, वो कहीं ना कहीं जनता ने उसके ऊपर अपना वोट नहीं दिया।
और उस समय एक कालखंड जरूर रहा जिसमें मैं मानता हूं कि लगातार 3 अध्यक्ष एक साथ बदलते गए परिस्थिति के बंगारू कारण। लक्ष्मण जी, कुशाभाऊ फिर जना कृष्ण बंगारू मूर्ति जी, जी जना और फिर कृष्णा मूर्ति वेंकैया जी, जी। फिर वेंकैया जी। जी। तो जैसा संगठन को एक बार साथ लेकर के काम करने का जो विषय रहता है, या पार्टी के संदेश को नीचे सरकार तक ले जाना होता है, वो कम्युनिकेशन गैप तो रहा ही। इसलिए 2004 में हमारी कांग्रेस से 8 सीटें कम आई और हम सरकार नहीं बना पाए। उसका 10 साल इंतजार करना पड़ा, तो इसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। आपको लगता है प्रोफेसर कि 2004 का जो बीजेपी का स्लोगन था वो गड़बड़ था? अक्सर क्या होता है, वही हाइंडसाइड विजडम वाली बात होती है कि हम लोग पलट के पीछे देखते हैं, एक मोमेंट, एक चीज़ चुनते हैं और उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बिल्ड करते हैं। जैसे एनसीपी के रिवाइवल की बात होती है तो एकदम से शरद पवार की सतारा वाली रैली, वो बारिश में भीग रहे हैं और फिर भी डटे हुए हैं, उसकी बात होती है। वैसे ही 2014 के चुनाव की बात होती है तो एक मोमेंट पिक किया जाता है जब मणिशंकर अय्यर अपमानजनक ढंग से चाय वाला का रिमार्क करते हैं कि वो चाय बेचें और उसके इर्द गिर्द होता है। 2004 को लेके ये बहुत बात होती है कि साहब इंडिया शाइनिंग या भारत उदय का जो नारा था वो उतना दुरुस्त नहीं था क्योंकि वेलफेयर स्कीम नहीं पहुंच पाया। पर उसकी अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, अलायंस का सिलेक्शन जिसके बारे में आपने लिखा भी है, और रूरल एरियाज़ तक अपना मैसेज ना पहुंचा पाना, या जो बात कही गई कि जो आपने बड़ी सड़कें बना दी, है ना। हालांकि भूपेंद्र जी याद दिलाएंगे और दुरुस्त याद दिलाएंगे कि अटल बिहारी सरकार के योगदानों में एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वेलफेयर बहुत ज़्यादा घर घर तक पहुंच गया हो। जो 2019 की सफलता में दिखता है कि जो हमने अपने चुनाव में देखा कि महिला ने सर उठा के कहा, पूछा मोदी ने क्या दिया, तो ऐसे बिजली के मीटर की तरफ इशारा कर दिया या सिलेंडर की तरफ कर दिया। तो आपको कहाँ गैप दिखता है इनके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बीच में 2004 में? पॉलिसी फ्रेमवर्क में तो उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था कि आप ग्रोथ को बढ़ाएंगे, नहीं तो आप तो पॉवर्टी रिडिस्ट्रीब्यूट करते। तो उस समय जो चेंजेस किए गए उसी के काफ़ी हद तक हम अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आपने कह दिया वो भी किया, पर मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा काम था। वो सिर्फ वो भी किया नहीं, हम एक्चुअली जब जनसंघ के पुराने डॉक्यूमेंट्स को भी देखते हैं, रेजोल्यूशंस को देखते हैं, शुरुआत से तो ग्राम सड़क, गांव में रोड बनाना हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा था। और इतने साल हो गए थे आज़ादी के बाद और वो रोड्स नहीं बने थे, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो फंडामेंटली उस पीरियड में जो चीज़ शुरुआत में करनी होती है, अगर आप सरकार में आते हैं और आपको अगर 15-20 साल होते तो आप, ये हर 5 साल में इलेक्शन नहीं होते, तो आपको शुरुआत में फाउंडेशंस बनानी है ग्रोथ की, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। अब अगर रोड ही नहीं आई जाएगी तो आपका कोई स्कूल टीचर नहीं जाएगा, आपका डॉक्टर नहीं जाएगा, आप कहाँ से क्या प्रोवाइड कर देंगे? अगर रोड नहीं होगी तो बिजली नहीं होगी, वहाँ स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, सिस्टम ही नहीं बनेगा। तो टेलीकॉम नहीं होगा तो कोई डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं हो सकती। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय बिल्ड किया वो अर्ली स्टेज में था, उसको उस समय एक्चुअली लोगों को रीच आउट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले तो आप बनाएंगे ना, सड़क बनाएंगे आप। क्या नैरेटिव होना चाहिए था? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना किसी भी पार्टी की स्ट्रेटजी के लिए। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन वाले तो नहीं, मैं इसलिए ये, हाँ, इकोनॉमिस्ट के अगर point of view आपको से- उस समय सुझाव देना होता प्रमोद महाजन को कि आपने ये सब पॉलिसी के लेवल पे इतनी चीज़ें की हैं, इसको आप किस नारे में ट्रांसलेट करें ताकि एक आम वोटर, रूरल वोटर कनेक्ट फील करे? आप समझिए कि मेरा रोल क्या होता। मेरा रोल ये होता कि ये कहें कि ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, जिसमें कि वो रोड बनाएं, वो टेलीकॉम रिफॉर्म्स करें, वो प्राइवेटाइजेशन करें। तो मेरा रोल वो होता जो कि जिससे मैं एग्री करती हूँ उन पॉलिसीज से जो उन्होंने फॉलो की कि किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ की फाउंडेशंस ले करें। उसके बाद पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पार्टी किस तरह से उनको लेके जाती है मैसेज, वो रोल होता है पॉलिटिशियन का। क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते थे 2004 में? जी, ऑर्गेनाइजेशनली कम्युनिकेशन और अच्छा होता, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी होती तो उसका लाभ मिलता। एक आपने प्रसंग लिखा है, महाजन जी समझा रहे हैं बाप जी को, बाप जी बोलते थे प्रमोद महाजन अटल बिहारी वाजपेयी जी को, यहाँ से जीत रहे हैं, वहाँ से जीत रहे हैं, क्या है वो प्रसंग?
प्रमोद जी ने उस समय कहा था कि हम एक नक्शा दिखा करके कि हम ऐसे जीत रहे हैं, पर अटल जी का जो इनका एक बहुत लंबा अनुभव था, क्योंकि 1957 से लेकर 1997 तक का उनका एक बहुत बेहतरीन, उन्होंने एज ए पार्लियामेंटेरियन पूरे देश को घूम करके देखा, उनके पास पूरा अनुभव था। तो ये संवाद एक मान के चलिए एक उत्साही उस समय के जो नौजवान प्रमोद जी का एक देखने की दृष्टि और एक मैच्योर लंबी ठहरी हुई राजनीति करे हुए एक बहुत अनुभवी व्यक्ति का, अनुभवी नेता का जो था, ये संवाद था जो बाद में निर्णय के रूप में भी सामने आया। तो राजनीति में केवल उत्साह काफ़ी नहीं होता है, ज़मीन को पहचान करके ज़मीन के साथ काम करना, ज़मीन की आने वाली महक को समझना, ये तो अनुभव के साथ आती है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसा संवाद हो सकता है तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि पार्टी एक परिवार की तरह चलती है, जिसमें उत्साह को रोका नहीं जाता है, पर अनुभव के द्वारा दिशा निर्देश भी किया जाता है। आई एम टेम्प्टेड टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप अनुभव पे बड़ा जोर दे रहे हैं। मार्गदर्शक मंडल बनाया है आपने उस अनुभव का लाभ लेने के लिए। वो सिर्फ जब जन्मदिन होता है तो गुलदस्ता देने जाते हैं, उतना ही लाभ दिखता है, और कोई तस्वीर नहीं आती कि आज पार्टी के संसदीय बोर्ड ने मार्गदर्शक मंडल के साथ अमुक विषय पर चर्चा की। और ये तो नई भाजपा है, हर चीज़ की तस्वीर, ट्वीट, तो कैसे अनुभव का लाभ लिया जा रहा है? दैनंदिन विषयों पे सब लोगों से इनफॉर्मल बातचीत चलती है। इनफॉर्मल बातचीत के जरूरी नहीं है ट्वीट होते हैं, फॉर्मल बातचीत नहीं होती है, फॉर्मल भी होती है, लेकिन जब इनफॉर्मल है तो कभी भी आपसे जाके सलाह ले सकते हैं। रोज कहाँ घर के वरिष्ठ लोगों से बात करते हैं तो उसका ट्वीट होता है, तो स्वाभाविक है। पार्टी अपनी सब गतिविधियों की सूचना देती है काडर को। ये गतिविधि नहीं, ये प्रोसेस है जिसमें आपको बढ़ने का काम किया जाता है। और देखिए, राजनीति में भी सबकी एक कार्य करने की समय सीमा होती है, और भारतीय जनता पार्टी का ये भी लक्ष्य है कि धीरे धीरे नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ाता जाए, नई पीढ़ी के लिए भी अवसर दे। तो मेरे को लगता है तो पार्टी ने एक पूरे देश के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। जी, पेज 173। The BJP established the principle of stepping aside from active operational roles at age 75. एक्टिव ऑपरेशनल रोल है ना, एक्टिव ऑपरेशनल रोल में ट्वीट और सोशल मीडिया नहीं आता जी, लेकिन सलाह तो आती है। नहीं, मेरा सवाल तो अभी मैं, हाँ। क्या नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के होने पर एक्टिव ऑपरेशनल रोल यानी प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे? समय आने पर अपने आप ही आपको हो जाए, पता लग जाएगा। मतलब इसको आपने ये लिखा है कि ये प्रिंसिपल है बीजेपी का, बीजेपी नरेंद्र का, मोदी बीजेपी के मैं कार्यकर्ता हैं। इसलिए पर्सनल मैं कहीं किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बीजेपी ये 75 पे अभी मतलब पार्टी ने तय कर रखा है, 75 के बाद पार्टी टिकट नहीं देती है, ये पार्टी का एक प्रिंसिपल है। कंपल्शंस हो तो येदियुरप्पा वगैरह के लिए थोड़ा सा वर्षों की मियाद बढ़ाई जा सकती है। वो एग्जेम्पशन पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्टी ने 2007 में एक रेजोल्यूशन लिया, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। जी, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपने रेजोल्यूशन लिया, पर कई लोगों ने ध्यान दिलाया कि आज तक भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं हुई। प्रतिपक्ष की नेता तो हुई, देश की रक्षा मंत्री तो हुई, देश की वित्त मंत्री तो हुई, देश की विदेश मंत्री तो हुई। समय आएगा जैसे ग्रोथ होंगे वो भी अध्यक्ष बनेंगी। आप संसद में हैं, मंत्री हैं, इसी का एक एक्सटेंशन सवाल ये है कि वहाँ पे रिजर्वेशन का मामला कहाँ का? आप तो कड़े और बड़े फैसले लेने का दावा करते हैं कि देखिए 370 का मामला कब से अटका हुआ था, ऐसे कई प्रसंग हैं। तो कहा जाता है कि भाई ये 33% रिजर्वेशन भी कर दीजिए विधायिका में। पार्टी पूरी तरह मानती है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस का विषय है, करेगी पार्टी बातचीत। आप अपने हर फैसले के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस का इंतजार नहीं करते हैं? हमेशा किया है। विपक्ष तो यही कह रहा है, कृषि बिल पर चर्चा नहीं हुई, 370 पर चर्चा नहीं कृषि हुई। बिल पे चर्चा उन्होंने नहीं करी, राज्यसभा में हंगामा उन्होंने किया, टेबल के ऊपर वो तो चढ़े। आप ये 33% कर दीजिए, इस पर भी हंगामा होता रहेगा, लागू हो जाएगा। पार्टी समय आने पे सोचेगी। कब आएगा ये समय? आपको बताऊंगा बातचीत करके। चलिए, क्योंकि इसमें जिक्र था और इसको मैंने हाईलाइट किया था, इसलिए मुझे लगा कि ये सवाल नहीं, जायज सवाल है आपका, और आपको निश्चित रूप से बात करके बताऊंगा मैं। ऐसे ही सवालों के लिए लिखा जाता है कि गेम चेंजर फैसला। मैं अब लल्लन टॉप के साथ साथ इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन का भी संपादक हूँ,
और हमने पिछले ही हफ्ते MOTN मूड ऑफ द नेशन सर्वे लॉन्च किया है। उसमें भी एक और मुद्दा आया, आपकी पार्टी से जुड़ा है तो आपसे पूछ लेता हूँ। 73% लोगों ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो क्या आप 2024 की रणभेरी बजने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, यूनिफॉर्मिटी, देखिए यूनिफॉर्मिटी का अर्थ ये है कि जेंडर जस्टिस के विषय में, इक्वलिटी के विषय में, डिस्क्रिमिनेशन के विषय में, पर्सनल लॉज में जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन है वो संविधान में के अनुरूप होने चाहिए। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी है वो प्रिंसिपल माने जाने चाहिए। यूनिफॉर्मिटी का अर्थ जो है और यूनिटी, उन दोनों में अंतर समझना चाहिए। सब एक जैसे हो जाए ऐसा नहीं है, सब में जीवन जीने के मानदंड एक जैसे होने चाहिए, उसमें पर्सनल लॉ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। काफ़ी स्टेप्स उठाए भी गए हैं और सरकार ने तो अभी एक बड़ा फैसला किया है कि मैरिज एज को सब में यूनिवर्सली 21 साल कर दिया। तो ये एक बड़ा फैसला है सरकार का। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जैसी उम्र कर दी, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल लॉ कोड। सब मान लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके विचार विमर्श चल रहा है। ऐसा कोई प्राथमिक स्तर पे विषय नहीं है, लेकिन समय आने पर किया जाएगा। लेकिन जैसे अभी 21 साल एज करिए, ऐसे धीरे धीरे विषय आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, समय आने पे किया जाएगा। जब इस किताब को मैंने उठाया द राइज ऑफ बीजेपी, तो एक विद्यार्थी के तौर पे मुझे था कि अच्छा, कई ऐसे प्रसंग हैं जब बीजेपी को असहज होना पड़ा, तो उसके बारे में क्या लिखा होगा। बचा गया उन प्रसंगों से। पूर्ति ग्रुप की कंपनियों का इल्ज़ाम, नितिन गडकरी लगभग तय था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उसके बारे में आडवाणी जी नहीं गए गोवा। नहीं, लिखा है, बाद में लिखा है, वो गलत सिद्ध हुआ। उसका पूरा दिया है कि किस तरीके से विपक्ष ने षड्यंत्र करके नितिन जी को बदनाम करने की कोशिश करी। तो फिर नितिन जी का इस्तीफा क्यों हो गया? उस समय की परिस्थिति थी, लेकिन मतलब बाद में नया कार्यकाल क्यों नहीं हुआ? बाद में तो मंत्री बने केंद्र में, इसलिए अध्यक्ष नहीं बने। नहीं, तो अब सबके अपने अपने दायित्व तय होता है। और गोवा की वो चर्चित मीटिंग जहाँ पे आडवाणी जी नहीं गए, आपने तो लिखा ही नहीं आडवाणी जी कहीं नहीं। बहुत ही केयरफुली ड्राफ्टेड है वो, आपको तो पता ही होगा कि डिस्कशन हुए, ये हुआ वो हुआ। अगर हम देखिए, पार्टी की 70 साल में 70 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा कार्यकारिणियाँ हुई हैं। हर कार्यकारिणी का जो निर्णय होता है उससे पार्टी की यात्रा और पड़ाव तय होता है। तो जो निर्णय हुआ है उसको हमने पूरी तरीके से स्पष्टता के साथ लिखा है। और उस निर्णय के क्रम में जो विचार विमर्श होता है या जो विचार विमर्श दो तरह के होते हैं। एक विचार विमर्श ऑन फ्लोर होता है, एक विचार विमर्श जो है अनुमान के आधार पे भी होता है। तो अनुमान के आधार पे तो किताब नहीं लिखी जा सकती। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कभी ऐसा होता है कि पार्टी में कोई रेजोल्यूशन पेश हुआ और उस पर खूब बहस हो गई हो और नहीं साहब ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, गिर गया हो, या बहुत ही वैसा रहता है कि अच्छा जो है वो पहले नहीं, रेजोल्यूशंस पे बहस होती है और रेजोल्यूशन पे बहस होने के बाद जब सबका कंसेंसस हो जाता है। मैं तो पार्टी में पिछले 10 सालों से रेजोल्यूशन देख रहा हूँ, कई बार रेजोल्यूशंस को सुधारा जाता है और कई बार उसकी रीड्राफ्टिंग होती है, उसके बाद ही रेजोल्यूशन निकलता है। कोई और रेजोल्यूशन बनाने से पहले भी एक छोटी कमेटी उसके सारे एस्पेक्ट पे विचार करती है, उस एस्पेक्ट पे विचार करने के बाद रेजोल्यूशन मूव होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि रेजोल्यूशन पे विचार करने के बाद फिर छोटी कमेटी विचार करके फिर उसको पास किया जाता है। वैसा कोई ओपन डिबेट जैसा कुछ? डिबेट तो सब रखते हैं, जिसको रेजोल्यूशन में संशोधन देना होता है सब देते हैं। उन संशोधनों को लिया जाता है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष संचालन करते हैं तो बताते हैं कि भाई ये संशोधन आए हैं, जो मान्य होता है उसको हाँ करते, जो अमान्य होता है उसको ना भी करते। तो ये रहता है, ये तो स्वाभाविक है। मैं एक आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा, एक दोनों लोगों से। सारे सवाल नहीं पूछूंगा, कुछ आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ खुद से एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो बार बार एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, नई भाजपा, इलेक्शन विनिंग मशीन या इलेक्शन फाइटिंग मशीन भाजपा, और जो मैंने पहले प्रसंग का जिक्र किया कि कैसे कभी मेंबरशिप महासंपर्क अभियान, हर ज़िले में अपना दफ्तर हो और वो सारी चीज़ें। ये वो दौर है जब आप भी संगठन में थे, अलग अलग राज्यों के प्रभारी थे। आप उस अनुभव को कैसे देखते हैं? कुछ किसी कार्यकर्ता से बातचीत में, किसी प्रवास में, सुंदर सिंह भंडारी जी बड़ा जिक्र करते थे प्रवास का, आपको कोई तजुर्बा हुआ हो जो आपको लगता हो कि
बताया जाना चाहिए? देखिए, जो नई भाजपा थी, ये जो नई भाजपा को लड़ाने का विषय था, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। जी। मैं एक बार तत्कालीन अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के साथ त्रिपुरा में गया, और जब हम त्रिपुरा में गए थे, तो त्रिपुरा में कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए नहीं जीता था। और त्रिपुरा में जाने के बाद जो कार्यकर्ता आए, जो जोश आए, और उसके बाद जो उन्होंने पूरी एक-एक छोटे-छोटे ज़िले के ट्राइबल के लोगों को बुला कर के जो मीटिंग ली, और पार्टी के जो मोबाइल से सदस्य हुए, उनको पूरी तरीके से बूथ पर जाकर कैसे काम करना है, उसका एक मैसेज दिया। तो मैंने देखा कि 6 महीने के अंदर ही त्रिपुरा में एक बहुत बड़ी मानसिकता का परिवर्तन आया। अच्छा। इवन पिछली बार जब मैं बिहार के चुनाव में था, तो हमेशा बिहार के चुनाव में ऐसा लगता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका होगी। जी। हमने अपने सांसदों को नीचे हर एक गांव में भेजा, और सामाजिक वातावरण के अनुसार उनके मिलने का एक संपर्क कार्यक्रम किया और प्रॉपर मॉनिटरिंग करी। तो लोगों को भी लगता था कि भाई सांसद और पंचायत पे आकर के मीटिंग कर रहे हैं, जी। क्योंकि सांसद मतलब बड़ी मीटिंग नहीं कर रहा है। तो ये जो बीजेपी ने एक तरीके से माइक्रो लेवल पे जाकर के नीचे काम करने का जो विषय किया, और मतलब सबसे बड़ी बात है कि पार्टी ने उस प्रोटोकॉल को एक तरीके से हटाने का काम किया, जो अस्वाभाविक रूप से जी। बड़ा और छोटा बनाते थे। जी। हमारे यहाँ पे अब तो एक केंद्रीय मंत्री को भी अगर एक कहा जाता है आप इस विधानसभा के प्रभारी हो, तो जाकर के करते ही हैं। इवन मैं गुजरात और बिहार जैसे राज्यों का प्रभारी रहते हुए भी मुझे कहा कि कर्नाटक के चुनाव में आपको केवल ये 3 जिलों का प्रभारी बन के रहना है, और आपके ऊपर ये राज्य के प्रभारी और विधान, तो उसको भी स्वीकार करते हैं। तो ये तो पार्टी ने एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म डेवलप किया है, जिसमें प्रोटोकॉल नहीं है, पार्टी को लोगों के दिलों तक ले जाना है। तो आप इसको मशीन नहीं कहोगे, मशीन तो एक सेट फार्मूले के साथ काम करती है, और जब दिलों की गहराइयों से उतरना होता है तो सबसे पहले अपने मन के अहंकार को तोड़ना होता है। तो नई पार्टी जो है, ये अहंकार मुक्त पार्टी है। प्रोफेसर, जिस ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें कई बड़े फैसले लिए गए, ज्यूरीज स्टिल आउट, अभी भी बहस चलती है। नोटबंदी के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता उस फैसले को अभी ना तो सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा करते हैं, ना उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं, ना उसको डिफेंड करते हैं। आपने कहा कि आप इकोनॉमिक विषयों पर ज़्यादा बात करेंगी। डू यू थिंक दिस वाज द राइट डिसीजन? ये उस समय ये डिसीजन लिया गया कुछ ऑब्जेक्टिव्स को नज़र में रखते हुए। उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए और कुछ नहीं अचीव। सो जैसे कि उस समय एक ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्लैक मनी इससे हट जाएगा, इससे ख़त्म हो जाएगा ब्लैक मनी। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इससे डिजिटाइजेशन होगा हमारे सिस्टम्स का, फाइनेंशियल सिस्टम का। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डिजिटली होंगे, और डिजिटली होने से उसमें इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा फॉर्मलाइज हो जाएगी। तो जैसे बहुत सारा या टैक्स इवेजन होता है, या बहुत सारा लोग ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब कम हो जाएगा अगर इकोनॉमी डिजिटाइज हो जाएगी। तो अगर हम ये 2 बड़े ऑब्जेक्टिव्स देखें, तो कुछ हद तक, कुछ वक्त के लिए जब कैश गायब हुआ तो ऑफ कोर्स पेनफुल होना था, क्योंकि अगर आप 85% कैश हटा देते हैं तो वो पेनफुल होना था। सवाल इस पे आता है कि उससे कुछ अचीव हुआ कि नहीं अचीव हुआ। तो डिस्कशन इसी चीज़ पे आता है कि आपने कुछ किया विच वाज पेनफुल, पर उससे क्या अचीव हुआ। तो टू सम एक्सटेंट उस समय ब्लैक मनी नेचुरली जब सबका निकल के जाएगा तो अफेक्ट हिट हुआ वो। और अगर आगे हम टैक्स रिफॉर्म भी, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, हमने काफ़ी काम किया हुआ है 60s पहले से, मतलब 60s में नहीं, अभी करीब 20-25 साल से, कि किस तरह टैक्स रिफॉर्म भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ब्लैक इकोनॉमी हटाने का। तो मेरे हिसाब से साथ साथ में टैक्स रैशनलाइजेशन, टैक्स सिंप्लीफिकेशन, टैक्स रेट रिडक्शन, रिमूवल ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स, ये सब चीज़ें अगर साथ में हो पाती, जो कि कुछ स्टैम्प ड्यूटी जो कुछ स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, कुछ लोकल लेवल सब्जेक्ट्स हैं और कुछ सेंट्रल लेवल सब्जेक्ट्स हैं, वो अगर साथ में होता तो वो गेन्स ब्लैक मनी रिडक्शन के परमानेंट होते। तो
वो है ऑन असेसमेंट ऑफ व्हाट हैपेंड फॉर ब्लैक मनी। सेकेंड आइए आप डिजिटाइजेशन पे। अब डिजिटाइजेशन उस समय बढ़ा क्योंकि लोग पे यूज़ करने लगे। यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शंस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया बड़ी तेज़ी से। यूपीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, भीम ऐप, कई प्राइवेट पेमेंट सिस्टम्स भी, उनका स्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से क्रिएट किया गया। कुछ उसका यूजेज, इमीडिएट यूजेज काफ़ी बढ़ा और फिर उसका अनफॉर्चुनेटली कोविड आया, बट फॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था तो इकोनॉमी को उस तरह हिट नहीं आया जो कि आ सकता था अगर वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होता। तो एक काइंड ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि अगर आप इमेजिन करिए आपका कोविड आता और आपका वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होता, आप डिमोनेटाइजेशन नहीं की होती, चाहे उस समय लगता था कि इसकी क्या ज़रूरत थी, कैश तो चल रहा था। तो आप नेट कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, और ओवरऑल अगर जीडीपी पे मैं इफ़ेक्ट्स देखूं तो उस समय जो मेरे अपने भी एंटिसिपेशन था कि इस पे बहुत बड़ा नेगेटिव जीडीपी का शॉक आएगा और वो लंबे दौर तक रह सकता है। पर जो शॉक आया वो इफेक्टिवली अबाउट एक क्वार्टर, रैपिड बिग ब्लो एक क्वार्टर रहा एंड देन दैट इफेक्ट वेंट अवे। सो दैट इज़ द ओवरऑल असेसमेंट। सहमत हैं आप टैक्स रिफॉर्म्स को लेके? मंत्री जी, प्रोफेसर साहिबा ने जो बातें कही, नहीं, उनका अच्छा है, अपना इकोनॉमी का स्टडी है और एकदम ठीक है। तो फिर करिए टैक्स रिफॉर्म्स। नहीं, सरकार कर ही रही है। सरकार जिस तरीके से हमारे यहाँ पे टैक्स में जिस तरीके से टैक्स टेररिज्म है उसको ख़त्म करने के लिए फेसलेस से लेकर के सरकार ने कई उपाय उठाए भी हैं, और टैक्स को लेकर के भी सरकार ने रिफॉर्म्स अच्छे किए। जो संगठन से लोग आते हैं वो सवालों के, अगर पॉइंटेड भी सवाल पूछे जाएं, और ख़ास तौर पर जो वकालत वाले अर्थव्यवसाय से आए हैं तो पर मैं उम्मीद करूंगा कि प्रोफेसर इला पटनायक ने जिन टैक्स रिफॉर्म्स का जिक्र किया है वो आने वाले बजट में देखें। कब से हम लोग वेट कर रहे हैं, इनकम टैक्स देते हैं कि कुछ रिफॉर्म हो जाए, कुछ हो जाए। एक हालिया घटना हुई उत्तर प्रदेश में, आपने किताब में भी जिक्र किया है, घटना का नहीं, समरसता भोज और इन सब चीज़ों को लेके दलित आउटरीच प्रोग्राम। सोशल मीडिया पे ये बहुत चला कि भाई आप कभी किसी के घर जाते हो तो क्या उसकी जाति को विज्ञापित करके क्या आप वो भोजन की फ़ोटो डालते हो? इसको लेके एक वर्ग ने आलोचना भी की। एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात है, एक इलेक्शन जीतने की बात है, एक अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की एक बड़ी सच्चाई है, जाति के आधार पर भेदभाव। अभी भी खबरें आती हैं। आप मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं? हरियाणा। राजस्थान से खबरें आती हैं कि वो घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, ये नहीं हुआ। हरियाणा से भी इस तरह खबरें, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, वहाँ भी खबरें आती हैं। तो इस स्ट्रेटजी की जब क्रिटिसिज्म होती है तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको इंटरनली? देखिए, हमारा विज़न और मिशन स्पष्ट है। जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के भाव को तोड़ना, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के साधनों को पहुँचाना, और जहाँ पर रेस्पेक्ट की ज़रूरत है उनको रेस्पेक्ट देना। कभी कभी उन जगहों पे जब पार्टी के बड़े नेता और लोग जाते हैं तो वो अपने आप में गौरव भी फील करते हैं। मैंने महामंत्री के रूप में अमित शाह जी के कई दलित बस्तियों में जब भोजों के कार्यक्रमों का आयोजन किया तो मैं एक नए तरीके का एक उत्साह और कॉन्फिडेंस भी मैंने लोगों में देखा है, ट्राइबल क्षेत्रों में भी, कि एक वरना कभी बड़े नेता इन जगहों पे कभी जाते ही नहीं हैं। तो ये एक इंटरेक्शन, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक रेस्पेक्ट, उसके लिए ये बहुत कारगर होते हैं और पार्टी ने इसको बहुत कमिटमेंट के साथ किया है। किताब वाला के आज के एपिसोड में इतना ही। हम बात कर रहे थे पेंगुइन से आई भूपेंद्र यादव और इला पटनायक की किताब द राइज ऑफ बीजेपी के बारे में। आप किताब को पढ़ें तो उसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संवाद का सिलसिला चलते रहना चाहिए और संवाद दो तरफा होता है। आप दोनों लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब बतौर मंत्री भी कोई किताब लिखने की तैयारी, योजना? आदत तो लग गई है जी,
अब कितनी कायम रहती है, समय के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश आपकी करेंगे। लीडरशिप तो वैसे भी डॉक्यूमेंटेशन पे बड़ा जोर देती है। हाँ, ये हम डॉक्यूमेंटेशन लाने का काम किया है, लेकिन केवल डॉक्यूमेंटेशन से काम नहीं होता है, जी थॉट भी कुछ रखना चाहिए। बिल्कुल। तो जरूर कोई थॉटफुल नई किताब आपको देंगे। ये जैसे हम लोग प्रणब मुखर्जी की जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ी कई खंडों में, तो पता चला कि वो रोज़ डायरी लिखते हैं। आप लोग भी ऐसे अपने नोट्स रोज़ के रोज़ की आज इससे मिले, मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, अक्सर नोट्स लिखता हूँ, लिखते हैं आप? अक्सर लिखता हूँ। ये वकालत वाली ट्रेनिंग है या पूरी तरह फुल टाइम पॉलिटिक्स में आने के बाद हुआ? पहले से रोज़ के रोज़? रोज नहीं, अक्सर कभी जब समय मिले लिख लेता हूँ मन के विचारों को। ये मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी के उस समय के महासचिव भूपेंद्र यादव जी से मिला, तो इस चीज़ से मैं चकित था कि इन्होंने लल्लन टॉप की किताब वाला के कई कार्यक्रम देख रखे थे, और जो पहली चर्चा हमारी जिस किताब पे हुई, तो जब हम डेटा देखते हैं ना, अच्छा ये किताब को इतने लोगों ने देखा, तो हमें इल्हाम नहीं होता है कि इस किताब को वो 2 बॉक्सेस फिट नहीं होते हैं कि रुजुता दिवेकर की हाँ, फिटनेस पे किताब, उस पे बातचीत, और उसको भी खाइए वजन घटाइए। खाइए वजन घटाइए। चलिए, वजन को लेके अपने हिस्से के उद्यम करते रहिए, और लेकिन उसके इर्द गिर्द जो एक शेम का दायरा बना दिया गया है कि आप कैसे दिखते हैं कैसे नहीं, उससे मुक्त रहिए। मुक्त रहने के लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, और कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि आप किताबें पढ़ते रहें। किताब वाला आपको बताता रहेगा नई किताबों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।